लोकसभा में होती ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह कल जवाब देने वाले हैं, लेकिन आज ही उन्होंने विपक्ष को अपनी आक्रामकता का ट्रेलर दिखा दिया, जहां कहा है कि कल विरोधियों के झूठ का सच से सामना कराएंगे। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे, हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। आज शाम 2:05 से लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा शुरू हुई है। आज आधी रात तक ये बहस चलने वाली है, जिसकी शुरुआत आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। जिस वक्त दिल्ली में संसद के भीतर चर्चा शुरू हुई, तभी कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चला, सुरक्षा बलों का वो ऑपरेशन जिससे खबर आई कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया। और तब संसद में राजनाथ सिंह उस सवाल का जवाब देते हैं जो विपक्ष लगातार पूछ रहा है, ऑपरेशन सिंदूर क्या किसी के दबाव में रोका गया? ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवाद को मिट्टी मिट्टी कर देने वाला भारतीय सेना का पराक्रम। हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर के 89 दिनों के भीतर विपक्ष लगातार ये सवाल करता आया, क्या ऑपरेशन ट्रंप के कहने पर रोका गया? उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। स्वतंत्रता संग्राम की अब तक जो बहस देश में चुनावी मंचों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरी जगहों पर होती आई, वो देश की संसद के भीतर शुरू हो चुकी है। उसका आधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत की। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों की हिट लिस्ट का अंक गणित बताया। स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया, और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 55 मिनट के भाषण में रक्षा मंत्री ने बताया, भारत की महिलाओं की मांग के उजड़े सिंदूर का बदला लेने वाली भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंक के हर अड्डे को तबाह करके कैसे सबूत जुटाए हैं। सेनाओं ने
अंधेरी रात होने के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास अध्यक्ष महोदय। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एक प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इन्हें जनता की जानकारी के लिए जारी कर दिया गया था। जिस वक्त देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही होती है, उसी वक्त दिल्ली से 650 किलोमीटर दूर श्रीनगर के पास ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बल आतंकवादियों को ढेर कर रहे होते हैं, जहां दावा होता है कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया। ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन महादेव तक सेना देश की रक्षा में जब लगातार तत्पर है, तब लोकसभा में सोमवार दोपहर 2 बजे से शुरू हुई चर्चा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के ट्रंप या फिर किसी और के दबाव की वजह से रोके जाने के दावे गलत हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। रक्षा मंत्री के इतना कहते ही सदन में हंगामा होता है। राजनाथ सिंह विश्वास दिलाते हैं कि वो सच बोल रहे हैं और उसे सुना जाए। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया, तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ, तो यह ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। महाराज अब रोक दीजिए। इस बीच राहुल गांधी बीच में टोकते हुए खड़े होते हैं। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। इसी बहस में आगे कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले बोलने उतरे गौरव गोगोई पूछते हैं कि पाकिस्तान के सामने क्यों झुकने दिया गया। हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए, और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था, तो आपने क्यों रोका, आप क्यों रुके, और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया? सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था। क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस,
कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ और आपके समय में आज पहलगाम हो रहा है। ये सारा विवाद तब से बढ़ा जब से ट्रंप लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया। यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार इस दावे को भारत ने खारिज करने के बावजूद प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए विपक्ष सवाल उठाता रहा। डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान ये Why once you have not posted in the ex-handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায় আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 इंची থেকে 36 इंची। Why you are so much afraid? देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की धरती पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, निर्णायक लड़ाएंगे और आतंकवादियों को घुस के उसके घर में मारने का काम करेंगे। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब से थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। एस जयशंकर ने कई बड़ी बातें कही, जिसमें सबसे बड़ी बात सीज फायर करवाने में अमेरिकी भूमिका पर उन्होंने कही है। जयशंकर ने संसद में डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर करवाने के फैसले को सिरे से खारिज किया। सदन को बताया कि सीज फायर को लेकर भारत और अमेरिका के बीच किसी भी स्तर पर कारोबार को लेकर बात नहीं हुई। यही नहीं, एस जयशंकर ने यह भी कहा कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कभी कोई बात ही नहीं हुई। Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. TRF had twice claimed responsibility for the Pahalgam attack. Pakistan defended the TRF. Pakistan tried to get any mention of TRF excluded. And in fact, the Pakistani foreign minister told his parliament that this is a great diplomatic achievement. Now, I mention it because today, again, thanks to our diplomacy, the TRF has been designated as a global terrorist organization by the US government. And the same Pakistani foreign minister who took so much pride saying, I defended the TRF, says, well, now if the US has done this, we accept it. There are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. सीधे चलते हैं अपने संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बहुत दिनों से ये सवाल पूछे जा रहे थे और जो बात एस जयशंकर की तरफ से की गई है, तारीखों का जो दायरा दिया गया है, क्या आपको लगता है कि विपक्ष आखिरकार इस बात को मानेगा? क्योंकि उनकी तरफ से जो सबसे बड़ा आक्रमण है वो यही कि भारत ने आत्मसमर्पण किया। वो बार बार प्रधानमंत्री को लेकर यही आक्षेप करते हैं, परंतु अगर बात ही नहीं हुई है और विदेश मंत्री संसद के पटल पर कह रहे हैं कि नहीं, ट्रेड नहीं, तो क्या यह आरोप कम होंगे? क्या उनकी धार कुंद होगी? मुझे नहीं लगता कि धार कुंद होगी, क्योंकि विपक्ष एक तरीके से सरकार को घेरना चाहता है और एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट तो दे दिया, इससे पहले नहीं दिया था। और संसद के अंदर जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है तो विपक्ष की तरफ से कल मोर्चा जो है वो राहुल गांधी का संभाल लेंगे, प्रियंका गांधी हैं, उसमें अखिलेश यादव हैं, तमाम लोग जो है वो मोर्चा संभालने वाले हैं और वो और तेज हमले करेंगे कि अगर उनसे नहीं हुआ तो फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं इस मामले पर जो है वो चुप हो रहे हैं। उन्होंने 26 बार ऐसा क्यों कहा है। और साथ ही साथ उनका एक और निशाना है, जो हमारी विपक्ष के नेताओं के यहाँ बातचीत हुई है उसमें ये कि अगर ऐसा है तो डोनाल्ड ट्रंप को आपकी तरफ से ये संदेश क्यों नहीं दिया गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। जब मुलाकातों का दौर चल रहा है तो कहीं ना कहीं विदेश मंत्री ने ये बात तो कह दी है कि 22 अप्रैल से लेकर उसके बाद से उनकी बातचीत नहीं हुई है।
लेकिन अगर यूएस ये कहता है कि सीज फायर उन्होंने कराया है, उनकी मध्यस्थता के कारण हुआ है, तो विपक्ष इस चीज को और आगे बढ़ाना चाहता है। अगर विदेश मंत्री का ये बयान आया है, अब देखना यह है कि जब प्रधानमंत्री कल देर शाम या परसों अगर इस पर रिप्लाई करते हैं तो किस तरीके से विपक्ष के जो आरोप है उनको खारिज करते हुए उसका जवाब देंगे। ये जरूर है विपक्ष इस पर और हमलावर होगा, लेकिन सरकार की तरफ से भी इसके पलटवार जो है जवाब दिया जाएगा, जिसकी अंतिम कमान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे जब वो इस पूरी चर्चा का समापन करेंगे। और खासकर क्योंकि गृह मंत्री की तरफ से भी, हालांकि आज केवल एक बयान आया, कल वो सदन के पटल पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि कल विपक्ष के झूठ का सच से सामना होगा। देखिए, बिल्कुल इस पर कोई दो राय नहीं है। सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की जो ब्रीफिंग है वो पूरी है। आप देखिए कि जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उससे पहले भी वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर, वहां पे भी पूरी ब्रीफिंग हुई जिसमें तीनों ही सेनाओं के चीफ थे, सीडीएस थे, एनएसए वहां पर मौजूद थे और बताया कि किस तरीके से भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने का काम किया और वहां की एयर स्पेस को भी जो है चोट पहुंचाई जब उन्होंने भारत के ऊपर हमले की कोशिश की। तो ये सारी चीजें तो ब्रीफ में है ही है, लेकिन कल जब गृह मंत्री भी बोलेंगे तो वो एक एक पॉइंट वार यानी बिंदुवार तरीके से जो है विपक्ष के सवाल जो है उनका जवाब भी देंगे और एक्सपोज ये भी बताएंगे कि विपक्ष जो है गलत तरीके से जो है सरकार को बदनाम करने का काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज आधी रात तक ये बहस चलेगी, कल दोबारा इस पर आगे बहस होनी है संसद में। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सरकार पर अमेरिका के आगे घुटने टेकने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी दावा करते रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया, 25 बार बोला है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। नहीं, गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट किया? किसी ने भी। हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के फाइटर जेट्स के नुकसान का दावा करके सवाल उठाने वाले विपक्ष को क्या जवाब दिया गया, ये बताएं। उससे पहले खबर पाकिस्तान पर देश में होती राजनीति की। पाकिस्तान को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाले टीआरएफ को वो बचा नहीं पाया। दुनिया ने माना कि लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, लेकिन हिंदुस्तान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज ये कहकर निशाने पर आ गए कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। इसके सबूत क्या एनआईए ने दिए? पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था कि आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते हुए पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कांग्रेस पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाते रहे हैं। दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की हर बात पर तुरंत यकीन कर लेती है। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के विपरीत इस बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस ने कोई सबूत नहीं मांगा। इस बार कांग्रेस का सारा जोर पहलगाम के आतंकी कहां हैं और क्या ट्रंप के दबाव में सीजफायर हुआ और कितने राफेल गिरे के इर्द गिर्द रहा। लेकिन देश के गृह मंत्री रह चुके और कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम ने आतंकियों को लेकर ही सबूत मांगकर क्या अपनी पार्टी को मुसीबत में डाल दिया। चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में दावा है कि ये पूछा कि पहलगाम के आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। इसे लेकर एनआईए के पास क्या सबूत हैं? हमलावर देश के भीतर के भी हो सकते हैं। कांग्रेस के जो नेता वित्त और गृह मंत्रालय जैसे बड़े पद पर रह चुके हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयान पर कांग्रेस का घिरना तय था। उस आरोप का गहरा होना तय था
कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलती है। कांग्रेस की तरफ से पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर इस तरह का बयान आने से हंगामा तो मचना ही था, जब संसद में इसे लेकर चर्चा हो रही है। तब पी चिदम्बरम के इस बयान को सेल्फ गोल माना जा रहा है। आज सवाल उठा रहे हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, ये क्लियरली बताता है कि विपक्ष देश और देशद्रोहियों के बीच में अपना मन नहीं बना पा रहा है। पाकिस्तान अपना पक्ष रखे, उससे पहले राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस के नेता पाकिस्तान का पक्ष और उनके पक्ष में दलील रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समय फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बयान देने से एक तरह के पाकिस्तान को जो वादा है, पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है, पाकिस्तान का जो स्टैंड है, उसको बल मिलेगा, इतना तो कम से कम वो जानना चाहिए। आखिर पी चिदम्बरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से था। पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदम्बरम और कांग्रेस बोल रही है। ये पाकिस्तान परस्त राजनीति चिदम्बरम ने करके पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। काहे को क्लीन चिट दिया भाई? तुष्टीकरण की सीमा पार करके मुस्लिम परस्त राजनीति करने की। सब जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। भारत में होने वाले हर हमले में उसका हाथ होता है। इससे जुड़े सबूत वक्त वक्त पर उसे दिए भी जाते रहे हैं, लेकिन तमाम सबूत के बावजूद पाकिस्तान ने कभी किसी हमले में अपना हाथ नहीं माना। पहलगाम हमला पाकिस्तान के आर्मी चीफ के कश्मीर पर दिए बयान के तुरंत बाद हुआ। जिस तरह से धर्म पूछकर लोगों की जान ली गई, उसने देश को झकझोर दिया। यही वजह है कि पी चिदम्बरम के इस बयान के साथ न उनका दल खड़ा हो रहा है, न ही कांग्रेस के साथी। पी चिदम्बरम का जिस तरह का बयान आया है कि इस बात के क्या सबूत हैं कि वो आतंकवादी जो पहलगाम हमला हुआ था वो पाकिस्तान से आया? इस पे सरकार ही जवाब दे सकती है और कांग्रेस भी दिल्ली की सरकार में रही है, तो वो पूछ सकते हैं, उनके स्रोत होंगे, उनकी जानकारी होगी। वो खुद भी पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने भी काफी सीनियर मिनिस्ट्रीज में काम किया है। पिछले 70 साल का इंडिया पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखते हैं तो हमने जंग लड़ी है उनके खिलाफ, हमने उनके आतंकवादी गतिविधियां देखी हैं। और जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, देशवासियों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने भुगता है। पाकिस्तानी आतंकवादी थे और पाकिस्तान का इतिहास रहा है हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाने का। कोई ये नई बात नहीं है। वो चाहे पुलवामा हो, वो चाहे 26/11 हो, वो चाहे जितनी भी घटनाएं हिंदुस्तान में होती हैं आतंकवाद से संबंधित, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही हाथ रहता है। तो अब चिदम्बरम साहब की कहां से जानकारी है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहता। पी चिदम्बरम से पहले कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद कहा था कि अगर पाकिस्तान कहता है कि वो इसमें शामिल नहीं है तो हमें उसे मान लेना चाहिए। सोज के इस बयान पर तब भी खूब हंगामा हुआ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस तरह की बयानबाजी नहीं रुकी और पी चिदम्बरम के पाकिस्तान को लेकर दिए गए बयान से बवाल हो गया। उनकी तरफ से सफाई में ये जरूर कहा गया कि बीजेपी गलत सूचना फैला रही है। पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि ट्रोल विभिन्न प्रकार के होते हैं, वो गलत सूचना फैलाने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हैं। सबसे खराब वो ट्रोल हैं जो पूरे रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कार को दबा देता है, 2 वाक्य लेता है, कुछ शब्दों को म्यूट कर देता है और वक्ता को काले रंग में रंग देता है। नेता पहले अपनी सियासत के हिसाब से बयान देते हैं और फिर उससे मुकर जाते हैं, अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की सफाई देते हैं। इस मामले में भी यही हुआ। जो पी चिदम्बरम आतंकवादियों के पाकिस्तान से आने का सबूत पूछ रहे थे, वो विवाद होने पर अपने बयान पर पर्देदारी में जुट जाते हैं। लेकिन ये कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से कांग्रेस की तरफ से बार बार पाकिस्तान की हिमायत करने वाले बयान दे दिए जाते हैं? यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। जो भाषा पाकिस्तान बोलता था वो भाषा कांग्रेस बोल रही है, उसके चट्टे बट्टे बोल रहे हैं। एस जयशंकर ने थोड़ी देर पहले कहा कि सीज फायर में अमेरिका का हाथ नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई थी।
लगातार वो बार बार इस तरह के बयान देते आ रहे हैं जिसमें वो खुद को ये श्रेय देते हैं कि उन्होंने बातचीत की। बहरहाल पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को लेकर भी सबके मन में सवाल था कि वो कहां जाकर छिप गए कि पकड़ में नहीं आ रहे। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के आकाओं के अड्डे तो तबाह कर दिए, लेकिन बेटियों के सुहाग उजाड़ने वालों का क्या? देश को आज तब राहत मिली जब ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया। हाशिम मूसा लगातार पहाड़ों पर छिपकर अपनी लोकेशन बदलता रहा, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे आज ढेर कर ही दिया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश था कि सिंदूर उजाड़ने वालों को करारा जवाब मिलेगा। जिन लोगों ने ये किया है, जो भी हैं, कहां भी हैं, they have to pay for this. पहलगाम में धर्म पूछकर मारने वाले आतंकवादियों को ढेर होते हुए हर देशवासी देखने को बेकरार था। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने के बावजूद भारत की बेटियों की मांग को सूना करने वालों को लेकर सवाल विपक्ष पूछता रहा। 22 तारीख को हमला होता है, 17 दिन बाद 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होता। देश का मन क्या था? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चलाओ और जो आतंकवादी मरे हैं उनको ला करके जेल में उनको उसी तंदूर में डाल दो। पहलगाम हमले के 98 दिन बाद हिंदुस्तान की बेटियों का सुहाग उजाड़ने वाले आतंकवादी मार दिए गए। आतंकवादियों की पहचान अबू हमजा उर्फ हैरिस, यासिर उर्फ सुलेमान उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई। सबसे बड़ी बात, सुलेमान उर्फ हाशिम मूसा है पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। ये उसी हाशिम मूसा का दम तोड़ चुका शरीर है जिसने पहलगाम हमले की साजिश रची, धर्म पूछकर लोगों को मारकर देश में धार्मिक माहौल बिगाड़ने की आसिम मुनीर की चाल चली। ये सच है कि 3 पाकिस्तानी आतंकवादी जी सर अभी लच्छी गांव के पास एलिमिनेट किए गए हैं। विवरण मुझे लगता है कि मैं बताऊं ये उचित नहीं, पुलिस प्रशासन उसका पूरा विवरण देगा। इस प्रकार के अनेक काइनेटिक ऑपरेशन पिछले कई महीनों से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ चला रही है। लेकिन सवाल ये है कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को खत्म करने में इतने दिन क्यों लगे? उसे ढूंढने में सुरक्षा वालों को इतना वक्त क्यों लगा? पाकिस्तान का ये खूंखार आतंकवादी कैसे निशाने पर आया? हाशिम मूसा ने 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकवादी हमला किया, जिससे करीब 100 किलोमीटर दूर दाचीगाम नेशनल पार्क के जंगलों में से मार गिराया गया। सूत्र बताते हैं कि पहलगाम के हमले को अंजाम देने के बाद ये आतंकी इसी इलाके में घूमते रहे। इस वजह से इनका पता नहीं चल पा रहा था। इतने दिन तक वो नहीं पकड़े जा सके। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम का हमला करने वाले आतंकवादी दाचीगाम नेशनल पार्क से हमला करने गए और हमले के बाद वापस इसी नेशनल पार्क में आ गए। पिछले 3 महीने से वो इसी इलाके में रह रहे थे, जिसकी वजह से इनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। दाचीगाम नेशनल पार्क जो कि बिल्कुल इस शंकराचार्य पहाड़ के पीछे है, वहां पर सुरक्षा बलों का चलाया जा रहा था, जिसमें भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। वहां पर आतंकियों के साथ एक मुठभेड़ चल रही है। दरअसल दाचीगाम का जो ये नेशनल पार्क का इलाका है, ये घने जंगलों से भरा हुआ है और यहाँ पर पहले भी आतंकियों के कुछ ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। उस बीच शक था सुरक्षा बलों को और खुफिया जानकारी थी कि दाचीगाम के इलाके में कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद ये तलाशी अभियान शुरू हुआ था। मूसा के एनकाउंटर को सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर में हुए कई बड़े हमलों में शामिल था।
इस वक्त हम दाचीगाम नेशनल पार्क के बाहर हैं और यहीं जो है रोका गया। जैसे आप देख सकते हैं सेना की गाड़ियां अभी अंदर जा रही हैं और अभी सेना ने इस पूरे इलाके को जो है सील करके रखा है। मुजफ्फर को कहूंगा इस तरफ आपको दिखाएगा, यही पहाड़ियां हैं, ये माउंटेन रेंज है पूरा जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और अंदर ही अंदर जंगल के इलाके से दक्षिणी कश्मीर के कई सारे इलाकों से कनेक्ट करता है और तभी ये जो एक्सेस पॉइंट है लश्कर और जैश के ग्रुप इस्तेमाल कर रहे थे। आज जो मुठभेड़ हुई है इन्हीं पहाड़ों पे हुई है और एक हाइड आउट जो है लश्कर का ज्वाइंट हाइड आउट बताया जा रहा है, उसी में जो है इन तीनों को मार गिराया गया था। आतंकवादियों ने दाचीगाम नेशनल पार्क को जानबूझकर छिपने के लिए चुना। इसकी वजह यह कि यहाँ बिना रिहायशी इलाकों में गए पहुंचा जा सकता है। मतलब आतंकवादी बिना किसी संपर्क में आए यहाँ छिप गए, जिससे उन्हें ढूंढना कठिन हुआ। यहाँ पर सिविलियन का पॉपुलेशन और सिविलियन के गांव बहुत कम हैं और जंगल बहुत घना है और चढ़ाई बहुत ज्यादा स्टीप है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एरिया है। और जैसा कि मेरी नॉलेज में है, काफी दिनों से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ग्रुप के पीछे लगी हुई थी और इतने दुर्गम इलाके में जहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत मुश्किल से होता है, लाइन ऑफ साइट की ऑब्जर्वेशन नहीं है और ऊपर से बरसात के कारण ऑपरेशन हो और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। ये आतंकवादी पकड़े ना जाएं, इसके लिए चीन में बने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल ये कर रहे थे, जिन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगी रही और 11 जुलाई को चाइनीज सैटेलाइट फोन दाचीगाम नेशनल पार्क के इलाके में सक्रिय पाया गया और इनका ठिकाना सुरक्षा बलों को पता चल गया, जो तुरंत समझ गए कि पहलगाम का हमला करने वाले आतंकी दाचीगाम नेशनल पार्क के इलाके में घूम सकते हैं। इस जानकारी की पुष्टि होते ही सुरक्षा बलों की कई टीम कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए भेज दी गई। खास तौर पर 24 राष्ट्रीय राइफल्स, 4 पैरा एसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम भेजी गई। इलाके की परवाह न करते हुए, दुर्गम की परवाह न करते हुए, मौसम की परवाह न करते हुए इन्होंने जाके उस हाइड आउट को हिट किया। और जो आप बोलते हो पानी की पन्नी या छोटी सी तरपाल, ये टेम्परेरी हाइड आउट के लिए टेररिस्ट जो है जंगल के इलाके में ऊपर लगाते हैं ताकि बारिश से बच सके। कई परमानेंट हाइड आउट्स वो होती हैं जो जंगल के अंदर पत्थर के बीच में गुफा टाइप होती है, जहाँ कोई, जैसे हम इंग्लिश का वर्ड है ओवरहैंग, जहाँ कोई रॉक का ओवरहैंग हो उसके नीचे बैठ जाना, जहाँ कोई छोटी मोटी गुफा हो 5, 8, 10, 20 फुट की, उसके अंदर टेररिस्ट अपनी हाइड आउट बनाते हैं। लेकिन ये जो पन्नी या टेम्परेरी तापलिन, जो छोटी सी प्लास्टिक की शीट है, इससे ये दर्शा रहे हैं कि ये लगातार चल रहे थे। इनको परमानेंट हाइड आउट में जाने का मौका नहीं दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, एंड दे वर ऑलवेज ऑन द रन। हाशिम मूसा 3 साल पहले एक सीसीटीवी फुटेज में राजौरी के बाजार में दिखा था। उसके बाद 2024 में सोनमर्ग में मोरवा टनल पर हुए आतंकी हमले के बाद भी उसकी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। उसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने मूसा फौजी के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया, लेकिन मूसा फौजी बहुत चालाक आतंकी था। बचने के लिए वो हर रोज जगह बदलता रहा। ये भी शक जताया जा रहा है कि सोनमर्ग आतंकी हमले के बाद वो अपने हाइड आउट दाचीगाम में आए। यहाँ पर कुछ दिन रुकने के बाद वो पहलगाम गए और 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले को अंजाम दिया। दोबारा फिर यही लौटा। दूसरे आतंकवादियों के साथ हाशिम मूसा सुरक्षा बलों को जंगल के घने इलाके में एक पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। ये आतंकी लगातार चल रहे थे, इसलिए इनकी लोकेशन खोजना कठिन हुआ। लेकिन आखिरकार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा समेत 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। और ऑपरेशन महादेव पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। इस बारे में वो जल्द सूचित करेंगे। एक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए आतंकी की शिनाख्त की जाती है और उसी प्रक्रिया के पालन की बात जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से की गई है। आज पहले खबर आई कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी लोकसभा में होती चर्चा में हिस्सा लेंगी। फिर खबर आई कि प्रियंका वाड्रा आज नहीं बोलेंगी। आज ही राहुल से जब सदन के बाहर इस चर्चा को लेकर पूछा गया तो लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा कि अगर बोलूंगा तो सदन में बोलूंगा। कल का दिन राजनीतिक गहमागहमी का सुपर मंगलवार हो सकता है, क्योंकि कल फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नए सिरे से घेराबंदी होगी। लेकिन आज भी खूब तनातनी रही। जैसे सवाल ये विपक्ष पूछता रहा है कि फाइटर जेट भारत को कितने खोने पड़े, ये सरकार बताए। राजनाथ सिंह ने इसका जवाब एक पेंसिल से दिया। हमारे देश की सेना शेर है।
लोकसभा में चर्चा के दौरान जब राजनाथ सिंह बोल रहे होते हैं तब राहुल गांधी को लेकर एक वाकया ऐसा आया जिसकी वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर तमाम दावे के साथ सत्ताधारी शेयर कर रहे हैं। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। राहुल गांधी उस वक्त मेज थपथपाते नहीं दिखे जब रक्षा मंत्री ने सदन में सैनिकों के सम्मान में ये करने को कहा। सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने फिर राहुल गांधी के उस बयान पर जवाब देना शुरू किया, जहां नेता विपक्ष लगातार ये पूछते आए हैं कि सरकार बताए भारत ने कितने लड़ाकू विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खोए। इसी को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि सवाल ही विपक्ष की तरफ से गलत पूछा गया। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हाँ। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हाँ। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। राजनाथ सिंह का ये वो जवाब रहा जब गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन सबसे ज्यादा चर्चा में आया है। गृह मंत्री इस दौरान सोमवार को चर्चा में सबसे ज्यादा बार मेज थपथपाते हुए देखे गए, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने लड़ाकू विमान खोए, इस सवाल पर होती सियासत में विपक्ष की तरफ से तेज वार होता रहा। इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। और अब खबरदार करता सवाल, क्या संसद में महिला सम्मान का मुद्दा अपनी अपनी सियासत के हिसाब से ही उठाया जाएगा? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव पर साजिश रशीदी नाम के मौलाना ने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की। डिंपल यादव के पहनावे पर मौलाना साजिद रशीदी के बयान को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। आज संसद परिसर में महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए प्रदर्शन तक किया। आरोप यह लगाया कि मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के चक्कर में समाजवादी पार्टी डिंपल यादव का अपमान करने वाले मौलाना के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रही। तब डिंपल यादव ने पूछा है कि महिला सम्मान की इतनी ही चिंता मणिपुर की महिलाओं के लिए क्यों बीजेपी नेताओं को नहीं हुई। संसद परिसर में महिला सम्मान का मुद्दा एनडीए के सांसद उठा रहे हैं। हैरानी आपको ये जानकर होगी कि सत्ताधारियों की तरफ से महिला सम्मान का मुद्दा किसी बीजेपी महिला नेता के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष की सांसद डिंपल यादव के लिए उठाया जा रहा है। अब जरा इस तस्वीर और तस्वीर में खड़े एनडीए सांसदों के हाथों में मौजूद पोस्टर पर नजर डालिए। लिखा है, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेंगे, महिला सांसद का अपमान नहीं सहेंगे। इन्हीं पोस्टर के बीच में एक पोस्टर है, लिखा दिखता है, बेशर्मी की कैसी चाल, पत्नी के अपमान पर भी नहीं सवाल।
ऐसे पोस्टर के साथ बीजेपी सीधे डिंपल यादव को लेकर मौलाना साजिद रशीदी के अभद्र बयान पर अखिलेश यादव को निशाने पर रखती है। निशाना क्यों साधती है का जवाब इस तस्वीर से जुड़ा है, जहां समाजवादी पार्टी की 2 महिला सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन अखिलेश यादव समेत दूसरे सांसदों के साथ संसद के पास की एक मस्जिद में बैठक करते हैं। इस मुलाकात बैठक को लेकर ही मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के पहनावे पर आपत्तिजनक बयान दिया, जबकि डिंपल यादव शालीन वेश में नजर आती हैं। मैंने ऐसा कोई अमर्यादित बयान नहीं दिया है। मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए ये बयान दिया है और मैं अपने बयान पर अडिग हूं, क्योंकि मैं जिस समाज से आता हूं, जिस जगह से आता हूं, वहां अगर सर से पल्लू भी लड़की के हट जाता है तो उसको भी बोल देते हैं कि तू नंगी घूम रही है। तो ये ऐसा कुछ भी विवादित बयान नहीं है। इन्हीं मौलाना के खिलाफ समाजवादी पार्टी की तरफ से खुलकर विरोध न होने पर तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी लगाती है, प्रदर्शन करने खुद मैदान में आ जाती है। आप सब वो जानते हैं कि किस तरह माननीय सांसद डिंपल यादव जी एक धर्म स्थल पर गई, एक मस्जिद में गई और वहां पर उन पर बहुत ही अभद्र टिप्पणी किसी ने करी। वे माननीय सांसद अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी हैं, लेकिन कितनी अजीब बात है कि तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। स्वयं उनके पतिदेव भी शांत है, पूरी पार्टी शांत है और पूरा का पूरा विपक्ष शांत है। मुझे लगता है डिंपल यादव जी आज खुद को भी बहुत अपमानित महसूस कर रही होंगी जब उनके पति उनके साथ नहीं खड़े हैं। तो मौलाना की ये टिप्पणी शर्मनाक है और इसे कोई भी महिला और हमारी भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मौलाना को माफी मांगनी चाहिए और अखिलेश यादव जी को अपनी पत्नी के साथ खड़ा होना चाहिए। अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ केस तो दर्ज करा दिया गया, लेकिन बीजेपी नेताओं की डिंपल के सम्मान की चिंता पर समाजवादी सांसद ही पूछती हैं कि यही महिला सम्मान मणिपुर की महिलाओं के लिए, महिला सैन्य अफसरों के अपमान के लिए बीजेपी को क्यों याद नहीं आता। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। और अब आपको आज की उस चर्चित वायरल खबर से खबरदार करते हैं जो फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी चर्चित रही पंचायत वेब सीरीज की, जहां विधायक जी पंचायत सचिव को अपनी कुर्सी की ताकत दिखाते हैं, अपमानित करते हैं। पंचायत सचिव कुछ नहीं कह पाते, चुपचाप सुनते रहते हैं। लेकिन बिहार में एकदम उल्टा हुआ है। एक मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मनेर विधानसभा क्षेत्र के एक पंचायत सचिव को फोन किया। पाया तो जूता मारने तक की धमकी विधायक देने लगे, लेकिन पंचायत सचिव ने भी करारा जवाब दिया। पहले आप एक ट्रेलर ओटीटी और हकीकत का देखिए। विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घीट के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहे कि भाई वीरेंद्र को नहीं जानते हैं? अरे बोलता क्या नहीं है। अब इस मामले में पंचायत सचिव ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाना में केस दर्ज करा दिया। विधायक जी को मैंने कॉल किया था वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेशानुसार और उनसे मैंने प्रणाम करते हुए उनको प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए सम्मान के साथ उनसे मैंने वार्तालाप किया। एक प्रणाम के कारण ये जी मामला हुआ? जी जी। आपने प्रणाम नहीं किया? जी मैं भूल बस मैंने उनको पहचान नहीं पाया, जिसके कारण मैं शुरू में प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा, जिसके कारण वो मेरे साथ है। उन्होंने भी तो ये नहीं कहा कि हम विधायक बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, सिर्फ नाम उन्होंने बताया? जी सिर्फ नाम बताया था, जिसके कारण वो स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो विधायक जी बोल रहे हैं कि कौन बोल रहा है। मेरे साथ ये हुआ था कि जब माननीय विधायक जी का फोन आया था, उनके द्वारा सिर्फ नाम बताया गया और ये अपना फुल परिचय न दिया गया और पूरा मैंने परिचय पूछने पे
उनके द्वारा जूता से मारने जैसे धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए संबोधित किया गया कि तुम हमको पूरा मनेर और पूरा पटना और पूरा इंडिया जानता है, तुम इंग्लैंड के हो कि नहीं जानते हो, और जूता से मारने के